साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो अब हम यहाँ पे रेप्लिकेशंस को डिटेल में समझेंगे कि जैसा कि हमने उसके मॉडल को, हाइपोथेसिस को समझ लिया या हमने उसकी कहानी को समझ लिया कि रेप्लिकेशन जो होता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे अगर रेप्लिकेशन कराना है तो क्या-क्या मशीनरी या क्या-क्या सिस्टम्स जो होते हैं वो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम उसको समझेंगे। तो इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रेप्लिकेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, इट मस्ट अनवाइंड फॉर सेपरेटिंग द स्टैंड टू एक्सपोज। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि मुझे इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन करना होगा, ये कहानी होगी। द एक्सपोज बेसिस को मुझे एक्सपोज करना होगा। बोथ डीएनए स्टैंड जो होते हैं वो टेम्पलेट का काम करेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो दोनों ही स्टैंड जो होते हैं वो आपके टेम्पलेट का काम करते हैं फॉर असेंबली ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टू फॉर्म न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड विच आर एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट स्टैंड। यानी कि आपका एक सिंथेसिस जो होगा वो 5 to 3 होगा और एक जो होगा वो आपका 3 to 5 होगा। तो ये जो होता है कहानी, ये आपकी एंटी पोलैरिटी वाली कहानी होती है। सेवरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अनवाइंडिंग द डबल हेलिक्स एंड सिंथेसिस of the new strands of the DNA. The key enzymes and protein involved in the replication of DNA in the both prokaryotic and eukaryotic में आपको बताया गया है। तो अब कितने कितने एंजाइम्स या क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देर आर द मेन, ये जो आपका पॉलीमरेज है, क्योंकि यही आपका जो होता है ये आपका मेन एंजाइम है। तो अगर आपसे मेन एंजाइम ऑफ द रेप्लिकेशन पूछा जाएगा तो आपका डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि यही आपका पॉलीमराइज करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए स्टैंड। और डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो हमेशा कैसी होती है, 5 to 3 डायरेक्शंस होती है। ये आपको याद रखना है। बाई कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द ग्रोइंग एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ इनकमिंग डीएनटीपी। तो यानी कि जो आपका डीएनटीपी डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स जो होते हैं वहां से फॉस्फेट ग्रुप आता है, ठीक है। वहां से आपको फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा, PO3 ग्रुप मिल जाएगा और OH जो होते हैं ये आपके 3 प्राइम पर होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डीएनए का रेप्लिकेशन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। आरएनए का भी रेप्लिकेशन आपका 5 to 3 डायरेक्शन होगा। इसके अलावा मैं भी जब आपको लीडिंग और लैगिंग वाली भी जब स्टोरी पढ़ते हैं तो वो भी जो होता है आपका 5 to 3 डायरेक्शन ही होता है। तो मोस्टली चीजें जो हैं वहां पे आप जब ये पॉलीमराइजेशन स्टेप पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें आपकी 5 to 3 डायरेक्शन होती है। और यहीं पर मैंने एक चीज आपको और बताया है कि जब आप केमिकली सिंथेसिस करते हैं डीएनए की, जो कि हाई लेवल की बातें हैं, अगर मैं केमिकली सिंथेसिस करके बनाऊंगा डीएनए को तो वो मैं 3 to 5 बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। बाकी डीएनए का रेप्लिकेशन हो, आरएनए का रेप्लिकेशन हो, सारी चीजें जो होती है, या आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो भी आपका क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी मैं आगे आपको समझा दूंगा। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं, जो कि आपके बैक्टीरिया की केसेस में अगर मैं जाऊं, तो वहां पे आपको 3 मेन टाइप के डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं मेरे को, 1, सेकंड एंड थर्ड। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो मेरा मेन एंजाइम है फॉर डीएनए के रेप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज याद रखिएगा, जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जाऊंगा तब मैं मुझे पूछा जाएगा कि आप कौन से डीएनए पॉलीमरेज को प्रेफर करेंगे, तो वहां पे पॉलीमरेज फर्स्ट ज्यादा यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो होता है वो पॉलीमरेज थर्ड का यूज करता है, लेकिन जो आपका क्या बोलते हैं कि जो आपका जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हम वहां पे पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करते हैं। उसकी भी स्टोरी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंथेसाइज करता है न्यू स्टैंड को इन द 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। इसको तो मुझे भूलना ही नहीं है। एंड बाई इट्स 3 प्राइम टू एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक तो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो जोड़ता जाएगा और उल्टा भी एक तरफ देखता जाता है, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे एक्सो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़े। ठीक है, तो अगर कोई आउटर में डीएनए का मॉलिक्यूल में कोई गलत फॉस्फेट वगैरह जुड़ गया है तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, 3 प्राइम टू एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, दैट इनेबल इट टू करेक्ट एरर इन द ग्रोइंग चेन बाय रिमूविंग मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो यानी कि आपका क्या होगा कि पॉलीमरेज जो यहाँ पे ये सिंथेसिस कर रहा है उसके पास 5 टू 3 प्राइम एक्टिविटी है, प्राइम डायरेक्शन में करेगा। एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ताकि वो एक्टिविटी कर सके। अगर कोई वहां पे गलत इनकॉर्पोरेटेड चीजें हुई हैं तो उसको वो ठीक कर सके। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, एक तरीके का प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 5 to 3
पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी हो जाएगा जो एडिशन करेगा टू बोथ 5 to 3 एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बाय इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इट रिमूव आरएनए प्राइमर लेड डाउन बाय द प्राइमेज। तो यानी कि आपको पता है कि डीएनए के पॉलीमरेज में, जब मैंने आपको इसके पहले बार में पढ़ाया तो मैंने वहां बताया कि पॉलीमरेज की एक कमी है कि उसको एक प्राइमर चाहिए होता है। ठीक है, पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, उसकी एक कमी होती है कि उसको एक प्राइमर चाहिए होता है अपना सिंथेसिस करने के लिए। तो उस आरएनए का वो प्राइमर होता है। तो चूंकि अगर आरएनए डीएनए के साथ जुड़ा रहेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ये प्राइमर को क्या करना होता है, मुझे इसको रिमूव करना होगा। तो ये रिमूव करने का काम जो होता है वो आपका किससे होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका अल्टीमेटली जो होता है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए आपके प्राइमेज एंजाइम होते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो आपको अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है आपके रिपेयर वगैरह में इस्तेमाल होता है। जब आप रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके अपोजिट में जाऊं, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं तो वहां मुझे मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व और रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। डीएनए पॉलीमरेज की बात कर लिया। अब इसको अगर मैं और अच्छे से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जो कि मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको पिरोना चाहूंगा वो देखते जाइए कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है फॉर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ये आपका 3 टाइप का होता है, पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन द प्रोकैरियोट। तो यानी कि जो मैं आपका मेरा जो बैक्टीरिया है उसके पास 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं। तो पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है इसको मैं क्या बोलूंगा, कोरनबर्ग एंजाइम बोलता हूं, क्योंकि ये जो होता है आपका क्या होता है भैया, ये जो होता है कोरेनबर्ग एंजाइम जो है ये आपका कोरेनबर्ग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसमें क्या होता है, तो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उसके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, एंजाइम ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी तो सभी करेंगे तभी ये डीएनए पॉलीमरेज है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन सभी के पास होगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें क्या होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है यहाँ पे 5 टू 3 भी है और 3 टू 5 भी है। तो इसीलिए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये आपका आरएनए के प्राइमर को रिमूव करने के काम आता है। तो आरएनए के प्राइमर को रिमूव करना होगा तो मुझे 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए और 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मुझे चाहिए प्रूफ रीडिंग करने के लिए, कि मुझे चेक करना है कि सही सिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर गलत बेस इनकॉर्पोरेट होगा तो मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से उसको काट के हटा दूंगा। समझ में आ रही है बात। इसके बाद जो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये आपका क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करेगा, 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से करेगा एंड रिप्लेस इट विद द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए एंड कैन करेक्ट द थाइमीन का डाइमर। तो आपको पता होगा कि जब आपका डीएनए में एक चीज होता है कि जब आपका यूवी रेडिएशन से अगर आप एक्सपोज होते हैं तो उस समय क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन होता है और थाइमीन का डाइमर बन जाता है। ठीक है, तो थाइमीन का डाइमर बनता है जब आपका यूवी रेडिएशन से आप एक्सपोज होते हैं और इस चीज को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा पॉलीमरेज है जो आपका यूवी रेडिएशन से अगर आपका थाइमीन का डाइमर बन रहा है तो उसको कौन ठीक करेगा, तो यानी कि थाइमीन का डाइमर जो है वो आपका यूवी रेस से बनता है और इसको ठीक ठीक कौन करेगा, रिपेयर रेप्लिकेशन पाथवे में जाके ये ऑटोमेटिक आपका पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो इसको ठीक करता है। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं थाइमीन कहूं तो थाइमीन जो होता है ये आपका पायरिमडीन है। तो अगर दूसरे शब्दों में ऑप्शन में दे दिया कि यूवी के रेडिएशन से, मतलब यूवी रेस जब आपकी पड़ी तो आपका पायरिमडीन का डाइमर बना, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये नहीं है कि पायरिमडीन का डाइमर बन गया तो छोड़ के चले आओगे। पायरिमडीन का डाइमर बन गया भैया तो पायरिमडीन डाइमर का मतलब क्या हुआ, थाइमीन ही तो हुआ, क्योंकि प्यूरिन जो होता है, अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन आपका एडेनिन है, ग्वानिन है, पायरिमडीन जो है वो आपका थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर पायरिमडीन का डाइमर बना तो वो आपका क्या बना, थाइमीन का डाइमर बना। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं पॉलीमरेज फर्स्ट के रिगार्डिंग ही पहले भी हम चर्चा करेंगे। एक चार्ट मैंने और निकाला हुआ है, इस चार्ट से भी आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि जो आपका पॉलीमरेज होता है वो 3 टाइप का होता है, वो समझ लिया। यहाँ पे चार्ट लगा है तो पॉलीमरेज एक्टिविटी तो सभी के पास होगा तभी इनका नाम पॉलीमरेज है। इस बात में तो मुझे और आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि जो जो भी आपके पॉलीमरेज होंगे वो चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उनका नाम ही इसीलिए है क्योंकि उनके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी है और पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो आपका फॉस्फेट आएगा वो 3 प्राइम ओएच की पोजीशन पे ऐड करके उसको हम जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पॉलीमरेज फर्स्ट को मैं कोरेनबर्ग एंजाइम कहूंगा। इसके पास 5 टू 3 प्राइम एक्टिविटी होगा जो कि 1000 न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड कर सकता है पर मिनट। अब यहाँ पे देखते जाइएगा,
पॉलीमरेज़ सेकंड जो होता है ये भी आपका 5 टू 3 पॉलीमराइज़ेशन एक्टिविटी करेगा, लेकिन इस ये जो बेस को ऐड करता है वो बहुत कम बेस को ऐड करता है, 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज़ थर्ड जो होता है ये बहुत ही शानदार एंजाइम होता है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ेगा और 2000 बेस पेयर पर सेकंड, तो यानी कि इसकी जो प्रोसेसिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जो सिस्टम ने यानी कि जो बैक्टीरिया ने अपने आप को चुना वो डीएनए पॉलीमरेज़ थर्ड को चुना कि तुम मेरे पॉलीमराइजेशन की सिंथेसिस करोगे। समझ में आ रही है बात? इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस भी मुझे चाहिए कि कोई गलत बेस तो नहीं ऐड होता जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो गलत बेस जो है वो नहीं ऐड होता जा रहा है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसके लिए मुझे 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होगा वो मुझे क्या चाहिए होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मुझे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए होगी। तो ये काम आपका थर्ड और सेकंड दोनों करेंगे और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी में आपका 5 टू 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जो कि आपके किसके पास होती है, जो कि आपके किसके पास होगी, जो कि आपके पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होगा, जो कि आरएनए के प्राइमर को रिमूव करने के काम आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं यूकैरियोटिक के केस में जाता हूं तो हमारे पास 5 टाइप के बेसिकली 5 टाइप के हमारे पास पॉलीमरेज होते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है, जो मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा। इसके बाद अगर मैं और जाता हूं, जो कि मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये मैंने समझ लिया। आरडीटी में जब मैं जाऊंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो वहां पे पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये मैं याद रखूंगा। इसके बाद जब मैं लीडिंग और लैगिंग ये दो स्टैंड्स बनते हैं तो वो उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में एक जगह से मैंने और उठाया है कंटेंट, यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोरेनबर्ग आल्सो सिंथेसाइज डीएनए फर्स्ट फॉर ऑल इन द लेबोरेटरी। तो सबसे पहले डीएनए को सिंथेसाइज जो लेबोरेटरी में किया है वो कोरेनबर्ग साहब ने किया था, ठीक है। इसीलिए पॉलीमरेज फर्स्ट का यूज करके किया था, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कोरेनबर्ग एंजाइम कहते हैं। दिस एंजाइम फंक्शन एज एक्सोन्यूक्लियस, इट सेपरेट करता है आरएनए प्राइमर को फ्रॉम डीएनए। तो यानी कि आरएनए के प्राइमर को जो मुझे हटाना होगा तो उसके लिए मुझे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट चाहिए होगा। एंड आल्सो फिल द गैप, तो यानी कि जो जब गैप वगैरह क्रिएट होता है, जो कि आगे चल के आप समझेंगे जब डीएनए में कुछ रिपेयर सिस्टम मैं करूंगा, तो उसमें मुझे पॉलीमरेज फर्स्ट जो चाहिए होगा गैप सिस्टम भरने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई है, बाकी इसमें कुछ ऐसी इक्वल नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है जो इसको लगे हाथ समझ लीजिएगा कि एनी फेल्योर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन द पॉलीपोलाइटी। ये आपका प्लांट में देखने को मिलता है। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ और डीएनए का रेप्लिकेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो पोलाइटी का नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है, वो एक अलग स्टोरी है। तो इतनी बातें आपको याद रहेगा, समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जब बात छिड़ी है, तो मैं एक आध दो बातें आपको और बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये आपका एंजाइम है जो सिंथेसाइज करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को फ्रॉम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सब यूनिट चाहिए होगा। इसको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक आपका टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है और एक आपका टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो किसी टेम्पलेट को पढ़ के डीएनए की सिंथेसिस करेगा। मतलब नई डीएनए मुझे बनाना है तो मुझे एक टेम्पलेट चाहिए होगा, मान लो इस पे एटी जीसी ऐसे बेस लगे हैं, तो इसको पढ़ के मैं ए के सामने टी लगाऊंगा, ठीक है। टी के सामने मैं ए लगाऊंगा, जी के सामने सी लगाऊंगा, सी के सामने मैं जी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि एक मुझे टेम्पलेट की आवश्यकता होगी। इसमें आपके टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में क्या होता है कि सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए या आरएनए का मुझे टेम्पलेट चाहिए। अब जिसके लिए मुझे डीएनए का टेम्पलेट चाहिए वो मेरा बन जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, होलो एंजाइम जो आपका होता है, वो अब उसको क्या टेम्पलेट चाहिए, उसको डीएनए का टेम्पलेट चाहिए। इसी में ही आपका एक और आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आपका क्लेनाओ फ्रेगमेंट है। अब इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और नाम दिए गए हैं जो कि आपका टैक डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि आप पीसीआर में यूज करते हो। ये भी आपका सिमिलरिटी रखता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, या फिर आप कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ ऐसे होंगे जिनको मुझे क्या होगा कि जो टेम्पलेट आरएनए को समझ के पढ़ेंगे, जैसे आपका पढ़ा होगा ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो हालांकि वो भी सिंथेसिस तो वो डीएनए की ही कर रहा है ना, तो उसको मैं डीएनए पॉलीमरेज बोलूंगा। लेकिन चूंकि वो आरएनए के स्टैंड को पढ़ के डीएनए बना रहा है, यही तो होता है भैया सेंट्रल डॉगमा। जब आप पढ़ाऊंगा मैं, तो डीएनए से आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। तो जब मैंने डीएनए से डीएनए बनाया और मैंने डीएनए के स्टैंड को एज ए टेम्पलेट रीड किया, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब मैंने आरएनए के स्टैंड को एज ए टेम्पलेट माना और अल्टीमेटली तो मैंने डीएनए की सिंथेसिस किया, तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया। और आरएनए को मैंने एज ए टेम्पलेट माना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है।
तो ये भी बहुत याद रखना, डीबीटी जेआरएफ 2022 या 21 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को लेके। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके नाम को मेंशन करने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका आरएनए डिपेंडेंट जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है उसमें आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, बाकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके अलावा कुछ आपके टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जिनको किसी टेम्पलेट की आवश्यकता नहीं होती है, जो सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को विदाउट द एड ऑफ द टेम्पलेट। और इसमें जो सबसे खूबसूरत एग्जांपल है वो आपका टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज है, जो कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। जहां पे टर्मिनल पे मुझे बहुत सारे अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने हैं, तो वहां पे जो मुझे एंजाइम चाहिए होता है वो मुझे टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज चाहिए होता है। यानी कि जब आप टर्मिनल पे अगर आप ऐड करते हो तो इसका एक एग्जांपल आप वहां से भी समझ सकते हो, जब आपका पॉली एडेलाइन टेलिंग होती है, वो भी आपका टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। ठीक है, तो खैर ये सारी कहानी आपको याद रखनी होगी, तो कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ क्लेनाउ फ्रेगमेंट का। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितने से जहां से क्वेश्चन जो है वो आपके डराइव होंगे। तो क्लेनाउ फ्रेगमेंट होता क्या है? अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को ले लूं, ठीक है, और मैं किसी एंजाइम से प्रोटियोलिटिक डाइजेशन करा दूं, ठीक है, प्रोटियोलिटिक मैंने डाइजेशन करा दिया। बेसिकली यहाँ पे एक एंजाइम होता है, सबस्टिलिन होता है, ठीक है, नाम भी याद रख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका दो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, एक फ्रेगमेंट ए हो जाएगा, एक फ्रेगमेंट बी हो जाएगा, या मैं कह दूं एक आपका लार्ज फ्रेगमेंट होगा और एक आपका स्मॉल फ्रेगमेंट होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो यही बात मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिखा है कि अगर ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को अगर मैं प्रोटियोलिटिक डाइजेस्टेड कर दूं बैक्टीरिया प्रोटीएज, जो कि आपका सबस्टिलिन है, याद रखिएगा, इट प्रोड्यूस टू फ्रेगमेंट, एक आपका लार्ज फ्रेगमेंट आएगा और एक आपका स्मॉल फ्रेगमेंट। तो जो क्लेनाउ फ्रेगमेंट होता है वो आपका लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होता है, जिसके पास 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होगी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। तो यानी कि जो आपका लार्ज फ्रेगमेंट है, मतलब कुल मिला के समझो यार यहाँ पे इसको एक बार, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। समझाता हूँ, देखिए, सपोज दैट पॉलीमरेज की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो इसको मैंने समझ लिया कि इसके पास 5 to 3 पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी तभी ये पॉलीमरेज है। इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी, प्रूफ रीडिंग का मतलब है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसी को ही आरएनए का प्राइमर रिमूव करना है, तो प्राइमर रिमूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए। तो ये तीन एक्टिविटी इस एंजाइम में है, तो यानी कि ये क्या है, एक लार्ज एंजाइम है, समझ रहे हैं? अगर मैंने इसको तोड़ दिया प्रोटियोलिटिक डाइजेशन करके, तो ये आपके लार्ज फ्रेगमेंट में टूटा और स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटा। तो लार्ज फ्रेगमेंट में मुझे क्या मिला, 5 to 3' पॉलीमराइजेशन भी मुझे मिल गया और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी मुझे मिल गई, यानी कि 3 to 5 वाली। और जो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट था वो आरएनए प्राइमर को जो रिमूव कर रहा था 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस से, वो मुझे किसमें मिल गया, वो मुझे किसमें मिल गया, वो मुझे स्मॉल फ्रेगमेंट में मिल गया। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्लेनाउ फ्रेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे कहीं पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिए गए हैं कुछ पुरानी बुक्स में जो अपडेटेड नहीं होंगी, कि क्लेनाउ फ्रेगमेंट में पूछा जाएगा कि क्या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। तो मैं कहूंगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्लेनाउ फ्रेगमेंट में होती है, उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से आपका बन सकता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका डराइव हो सकता है, क्लेनाउ फ्रेगमेंट पे मेरे पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। ये आपका हो गया क्लेनाउ फ्रेगमेंट, जिसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि एलिमिनेट करेगा बेसिस वगैरह को, और इट लैक्स 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं है। यानी कि जिस एक्टिविटी से मैं प्राइमर को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, जिस एक्टिविटी से मैं प्राइमर को रिमूव कर रहा हूं वो एक्टिविटी मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका क्लेनाउ फ्रेगमेंट होता है इसको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जब मैं आपको अभी तो अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लेनाउ फ्रेगमेंट का यूज किया जाता है। तो पूछा जाएगा कि क्लेनाउ फ्रेगमेंट में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, तो मैं कहूंगा क्लेनाउ फ्रेगमेंट में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है। तो कहानी समझ में आ गई यहां तक। अब अगर मैं थोड़ा-सा और आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, और एक चार्ट मैंने ये आपका वाटसन का चार्ट लगा है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेजेस। तो कितने यहाँ पे सब यूनिट्स वगैरह का भी खेल होता है, तो खैर अभी वहां तक जाने का समय हमारे पास नहीं है। तो जो आपका पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये आपका एक तरीके का होलो एंजाइम होता है, इसके बहुत सारे कंटेंट होते हैं, 9 सब यूनिट इसकी होती है, जो कि कभी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा।
बाकी अगर देखा जाए तो पॉलीमरेज 4, 5 वगैरह भी कुछ डिस्कवर हुए हैं, बट जो आपको मेनली याद रखना है, जो मैंने आपको बताया, पॉलीमरेज थर्ड जो है वो आपका कोर जो है वो तो आपका रेप्लिकेशन में काम आएगा ही आएगा। पॉलीमरेज फर्स्ट मैंने बता दिया आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के काम आएगा और डीएनए का रिपेयर करेगा। और डीएनए का रिपेयर किस केस में करेगा? जब यूवी से थाइमीन का डाइमर बनेगा, उस केस में मुझे मेरा प्राइमर, मेरा पॉलीमरेज फर्स्ट आके रिपेयर करेगा। क्लियर बात? इसके बाद जो आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो आपका बेसिकली रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। ये कहानी छोटी सी हो गई डीएनए पॉलीमरेज की बैक्टीरिया की केस में, यानी कि प्रोकैरियोटिक की केस में हो गई, बैक्टीरिया के केस में हो गई, या ई कोलाई के केस में हो गई। ठीक है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर आपको और समझाना चाहूं, ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या बनेगी? कहानी आपकी जो यूकैरियोटिक की बनेगी। ठीक है? तो यूकैरियोटिक में आपके बहुत सारे होते हैं सब यूनिट्स, मैंने आपको देख सकते हैं कि बहुत सारे सब यूनिट्स हैं। इसमें जो मैं आपको रटा रहा हूं उसको याद रखिएगा। इसमें नामकरण जो है वो 1, 2, 3 के हिसाब से नहीं किया गया है, अल्फाबेट के हिसाब से किया गया। अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, और फिर डेल्टा, ये सब चिन्ह जानते होगे ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है, थीटा, इस तरीके से करके यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कहानी है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको भूलना ही नहीं है और मैं आपको रटा दूंगा। पॉलीमरेज फर्स्ट जो था वो आपका प्राइमर रिमूव करने के काम आ रहा था। कहानी समझ में आ रही है? रिमूव करने के काम आ रहा था या प्राइमर की सिंथेसिस करने का काम आ रहा था। वही काम जो होगा यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, जो प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। समझ रहे हो? प्राइमर से जिसका लेना देना है उसका अल्फा से है, कोई समस्या नहीं मुझे हुई। बीटा जो है उसकी स्पेलिंग भी बी से स्टार्ट है। बीटा अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और बी से ही क्या होता है? बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे होता है। ठीक है? दुनियादारी अभी नहीं जानना है। बेस एक्सटेंशन रिपेयर पाथवे में जब कोई भी रिपेयर, अगर आपका बेस को हटा के अगर मैं उसको ठीक कर सकता हूं, तो वो पर्टिकुलर मैं रिपेयर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक जो आपका रिपेयर सिस्टम होता है जिसमें आपका पॉलीमरेज बीटा उसको ठीक करने के लिए इन्वॉल्व होता है या उसमें इन्वॉल्व होता है, तो बीटा वाली कहानी जो होती है वो आपका बेस एक्सटेंशन रिपेयर पाथवे में होगा। तीसरा जो होता है आपका गामा होता है। गामा अगर मैं लिखूंगा गामा, ठीक है, तो मास यहाँ पे वर्ड आएगा, एम आ जाएगा, और एम से ही मैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोल दूंगा। ठीक है? और वैसे भी मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का जो इनहेरिटेंस होता है वो मदर के गैमीट से होता है, यानी कि आपके फीमेल के गैमीट से होता है। तो एम से एम जोड़ते जाइएगा, ये आपका गामा बन जाएगा। बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए या रिपेयर के लिए इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ऑर्गेनेलर डीएनए के लिए भी है। नहीं तो कह दो कि ऑर्गेनेलर आया तो छोड़ दिया हमने। इसके बाद डेल्टा है और एप्सिलॉन है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जितना मेरी एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे बुक्स में डेल्टा एप्सिलॉन को लेके कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, बट ये आपका वॉटसन का डायग्राम है, तो मैं इसको, क्योंकि मेन बुक जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की है वो आपकी वॉटसन है, तो मैं इसको सही मान रहा हूं। बट यहाँ पे मतलब कह सकते हैं ना कि कंट्रोवर्सीज हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कहां पे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, मतलब किस बुक में आपको डेल्टा के लिए क्या मिल रहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि डेल्टा जो है वो आपका लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस करता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो आपका लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस करता है यूकैरियोटिक में। बाकी अभी जब रेप्लिकेशंस में पढ़ाऊंगा तो वहां पे लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी थीटा वगैरह जो होता है ये आपका रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। बाकी बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इतनी चीजों को मैं याद रखूंगा। तो ये चार्ट मैंने आपको तैयार करा दिया, समझ में आ गया होगा। तो यहां तक कहानी हो गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ना चाहूं, अगर मैं प्राइमेस के बारे में समझना चाहूं, तो ये आपका प्राइमेस क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि द ड्रॉबैक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज दैट इट कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्टैंड ऑफ द डीएनए। ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या ड्रॉबैक है। तो डीएनए पॉलीमरेज की ड्रॉबैक ये है कि अपनी सिंथेसिस ये खुद नहीं कर सकता है, इसको एक आरएनए का प्राइमर चाहिए होता है, मतलब कुछ एक बना बनाया टुकड़ा चाहिए होता है। समझ रहे हो? मुझे मान लो कि मुझे डीएनए की सिंथेसिस करानी है, ये मेरा टेम्पलेट हो गया, लेकिन जो पॉलीमरेज है उसको एक टुकड़ा चाहिए, तभी वो उस पे आगे जोड़ता हुआ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो होता है ये बेसिकली आपका आरएनए का प्राइमर होता है, जो कि एक एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है दैट प्रोवाइड 3 प्राइम ओएच ग्रुप टू विच इट कैन ऐड अ न्यू न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये आपका बेसिकली प्राइमर करता क्या है? 3 प्राइम ओएच ग्रुप देता है जिस पर 5 प्राइम फॉस्फेट आके ऐड होता जाता है। द प्राइमेज जो होता है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। समझ रहे हो? प्राइमेज पूछा जाएगा तो प्राइमेज का मतलब क्या है? आपको एक आरएनए का प्राइमर चाहिए ना, तो आरएनए का प्राइमर चाहिए तो आपको आरएनए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जब मुझे चाहिए तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही तो मैं बोलूंगा।
यही तो बोलूंगा। तो यही होता है जो कि सिंथेसाइज करता है सॉल्ट आरएनए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि आपका 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का मेरा पॉलीमर होगा। ठीक है, प्राइमर होगा। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने न्यूक्लियोटाइड का आपका प्राइमर होगा, तो मेरा जो प्राइमर होगा वो मेरा कम से कम 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का होगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, आरएनए का प्राइमर बोलूंगा, इन ऑर्डर टू गेट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। इसके बाद आपको ये कहानी हो गई, यानी कि मैंने प्राइमर बना लिया, मेरे पास पॉलीमरेज हो गई, मैंने पॉलीमरेज को समझ लिया, बैक्टीरिया का समझ लिया, मैंने यूकैरियोटिक का समझ लिया। ठीक है, मैंने प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी समझ ली, मैंने पॉलीमराइजेशन समझ लिया, मैंने यूवी से अगर मुझे कुछ दिक्कत आएगी बैक्टीरिया को तो वो कैसे ठीक करेगा, वो चीज को मैंने यहाँ पे समझ लिया। अब एक चीज और चाहिए कि जब आपका डीएनए जो है, ठीक है, ये डीएनए जो है वो आपका कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। अब इसको खोलने के लिए मुझे हेलिकेज चाहिए होगा एंजाइम। ठीक है, क्योंकि ये हेलाइकल स्ट्रक्चर है इसीलिए इसका नाम जो है वो आपका हेलिकेज है। तो हेलिकेज क्या होता है, इन ऑर्डर टू जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट द डीएनए डबल हेलिक्स मस्ट अनवाइंड होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है ये ओपन होना चाहिए। और इस ओपन होने के लिए क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब डीएनए का डबल हेलिक्स बनता है तो इसमें आपने देखा है ना, जैसे अगर मैं बात करूं ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स है, तो यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, सी है, और बीच में क्या है, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। तो यानी कि मुझे इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को तोड़ना होगा, तो इसके लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए वो मुझे हेलिकेज चाहिए। एच से हेलिकेज, एच से हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां तक याद रखेंगे। अगर मुझसे कहा गया कि मुझे हेलिकेज जो होता है वो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो बस बंद करके एक ऑप्शन दिया रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हेलिकेज जो होता है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा अनवाइंड करते समय। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है और बहुत बार, मतलब इनफाइनाइट बार एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि हेलिकेज क्या करता है। तो हेलिकेज जो है वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा between the bases of the two strand molecule by using energy in the form of ATP। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कोई भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे वो आप दैनिक जीवन में भी कोई चीज आजमा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। तो अगर आपको किसी का हेलिकेज जो है, अगर वो आपको डीएनए के रेप्लिकेशन कराने के लिए अगर आपका डीएनए स्ट्रैंड खोल रहा है तो बदले में वो एटीपी ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी लेता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखना है कि डीएनए हेलिकेज जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है, पहली चीज। फिर इसके बाद मुझे जो दूसरा एंजाइम चाहिए वो मुझे टोपोआइसोमरेज चाहिए। अब ये टोपोआइसोमरेज क्या होता है, एज द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए सेपरेट, torsional strain causes the DNA helix to coil up forming a knot in front of the replication fork। तो हालांकि इसको समझने में भी थोड़ा सा बाउंस करेगा, बट इसको भी केवल दिमाग में बैठा लो। जब डीएनए का रेप्लिकेशन मैं पूरा पढ़ूंगा तब मैं आपको टोपोआइसोमरेज डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली अभी जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपका डीएनए का हेलिक्स खुलता है तो उस समय क्या होता है कि एक नॉट बनने की संभावना बनती है, कि आपका पता है ना रेप्लिकेशन फॉक बनता है, जो आगे जाके आप देखेंगे एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, रेप्लिकेशन फॉक बोलता हूँ, जहां पे रेप्लिकेशन शुरू हो चुकी है। एक आपका लीडिंग स्टैंड होता है, एक आपका लैगिंग स्टैंड होता है, समझ रहे हो। तो इस कहानी में क्या होता है कि यहाँ पे एक गांठ ना बन जाए, एक नॉट ना बन जाए, या किसी भी तरीके का एक आपस में ना उलझ जाए, समझ रहे हो। ये एक कहानी होती है कि मतलब उसमें एक बहुत ज्यादा घेरा ना हो जाए, समझ रहे हो। तो अभी बहुत ज्यादा मत जानिए, बस केवल इतना जानिए कि वहां पे एक टॉर्जन ना जनरेट हो जाए, एक टेंशन ना जनरेट हो जाए। बाकी टी से टोपो आइसोमरेज, टी से टॉर्जन, टी से टेंशन। ठीक है, तो टोपो आइसोमरेज रिलाइव द टेंशन बाय निकिंग एंड री लाइगेटिंग द डीएनए दैट होल्ड द हेलिक्स इन इट्स कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि डीएनए जो होता है वो आपका सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, या उसमें और बहुत ज्यादा ना उलझ जाए, तो उस चीजों से बचाने के लिए आपका टोपो आइसोमरेज है। कहानी का सारांश ये है, अगर मैं सिंपल से, अगर मैं आपको जेन्युइन भाषा में बताऊं, तो अगर आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, तो कोई एक व्यक्ति आपके साथ जाएगा जिसके ऊपर आपको भरोसा होगा कि ये मेरे टेंशन को कम करेगा, समझ रहे हो। तो वही काम जो है वो आपका टोपो आइसोमरेज करता है, जो रिलाइव द टेंशन, यानी कि जो आपके टेंशन को कम करेगा, यानी कि आपको हौसला दिए रहेगा कि भैया तुम बाकी लोग काम करते रहो पॉलीमरेज हेलिकेज, मैं इसको, मतलब इसमें ये आपस में ना उलझ जाए पॉलीमराइजेशन करते करते। तो ये अपनी एक अलग स्टोरी है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बाकी टोपो आइसोमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके दो टाइप का होता है। टोपो आइसोमरेज फर्स्ट होता है, एक आपका सेकंड होता है। सिंपल सी कहानी है, फर्स्ट जो होता है वो सिंगल कट मारता है जब ये काम करता है अपना, और डबल वाला जो होता है, सेकंड टोपो आइसोमरेज जो होता है वो डबल कट मारता है। इतना याद रखिएगा, जेन्युइन क्लासिफिकेशन है, किसी भी पाथफाइंडर की बुक में मिल जाएगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट में टोपो आइसोमरेज को हम गाइरेज बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ना चाहूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो यहाँ पे हमने टोपोआइसोमरेज़ समझ लिया, बाकी टोपोआइसोमरेज़ थोड़ा-सा अभी कठिन पड़ेगा, जो कि आपके लिए अभी समझना, क्योंकि अभी हम क्रैश कोर्स की तरह से आपको पढ़ा रहे हैं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटा सकूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको आइंस्टीन बनाने के लिहाज में कि आपको मैं टोपोआइसोमरेज़ ही पढ़ाने लगे, तो कम से कम उसमें 2 लेक्चर मुझे चाहिए होगा। तो टोपोआइसोमरेज़ में केवल बस इतना याद रखना है कि वो आपके टेंशन को कम करेगा। बस इतनी कहानी मुझे पता होना चाहिए। जितना नेगेटिव सुपर कॉइल, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, जो भी स्टोरी आएगी उसको ओवर रिलीव करने का जो काम होगा वो आपका टोपोआइसोमरेज़ का होगा। ठीक है? तो यहाँ तक कहानी मेरे को समझ में आ गई। अब जो मेरा एक और 2 मुझे चाहिए होगा, 2 पार्ट, 2 पर्टिकुलर व्यक्ति की मुझे और आवश्यकता है, वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या है कि जब आपका अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए को कर दिया हेलिकेज़ ने, मतलब ये जो डीएनए है, पहले ये डबल स्टैंडर्ड था, इसके बाद हेलिकेज़ आया, इसने क्या किया, इनको अलग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन मुझे ये चाहिए कि जब ये पॉलीमराइज़ेशन सिंथेसाइज़ कर रहा है, तो ऐसा ना हो जाए कि ये वापस से जुड़ जाएँ। इसके लिए क्या होता है कि आपके सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स मुझे चाहिए होती है, जिसको मैं एसएसबी बोलता हूँ। तो एसएसबी जो होती है, वो यहाँ पे आके बाइंड कर लेंगी। अब समझ लीजिए कि सपोज़ दैट अगर इसको भी अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहें एकदम देसी भाषा में, तो सपोज़ दैट अगर आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, ठीक है? तो सपोज़ दैट अगर आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं डॉक्टर को, तो क्या होता है कि डॉक्टर आपका इंजेक्शन लगाता है और एक व्यक्ति क्या होता है कि आपके हाथ को पकड़े रहता है। यही तो होता है, हाथ को क्या करता है? पकड़े रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हाथ झटक दें, या जैसे ही इंजेक्शन आपको लगा उसी समय आप एक रिफ्लेक्ट एक्शन कर दें, तो उस समय आपको एक होता नहीं कि जब इंजेक्शन लगते हैं तो 1-2 लोग आपको पकड़े हुए होते हैं। तो बस वही कहानी है कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है कि डीएनए हेलिकेज़ ने तो अलग कर दिया। उसका काम था जो अलग कर देना। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि ये वापस से जाके जुड़ जाएँ। तो यहाँ पे मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि आफ्टर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए बाय हेलिकेज़, द सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगेन एंड री-एनिल। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये री-एनिल कर जाए। जैसे आपको पता है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स अगर मैं हाई टेम्परेचर दूँगा तो ये आपके डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाऊँगा, ये वापस से जुड़ने की संभावना होती है। ठीक है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं री-एनिलिंग बोलता हूँ। तो यानी कि ये आपके री-एनिल ना कर जाए, इसी वजह से मुझे एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होता है, जो कि टाइटली अटैच होंगे तभी तो रोक पाओगे। जब आपका डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगा रहा है, तो जो आपका हाथ पकड़ता है वो बहुत कस के पकड़ता है। ठीक है? तो यानी कि ये आपका टाइटली अटैच होता है। ठीक है? अटैच टाइटली टू द एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड स्टेबलाइज देम इन सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रॉम द रेप्लिकेशन टू टेक प्लेस। तो इसकी कहानी मुझे पता चल गई। अब जो एक और मुझे कंटेंट चाहिए, वो मुझे डीएनए लाइगेज चाहिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। डीएनए लाइगेज क्या होता है? ये आपका जॉइन करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट को बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम ओएच ग्रुप एंड 5 प्राइम फॉस्फेट। तो ये जो होता है आपका लाइगेज जो होता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है? ये भी आपका जो होता है, ये आपका एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ये भी याद रखिएगा, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी फ्री फंड में काम नहीं करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ेगा तो ये क्या करेगा? एटीपी से एनर्जी लेगा। ठीक है? अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या करता है, मान लीजिए कि जब आपका लैगिंग स्ट्रैंड बना, तो उसमें क्या है, डीएनए टुकड़े में है ना इस तरीके से, तो ये बीच को जोड़ने का जो काम करता है वो आपका लाइगेज करता है। ठीक है? या डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स आपके बने हैं उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा। तो लाइगेज हमेशा क्या करता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। जो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा मेरे साथ, तो मैंने इसको कई बार बताया है। तो आपका लाइगेज जो होता है वो आपका क्या करता है? पॉलीमरेज क्या बोलते हैं कि आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ तक कहानी हो गई। तो हमने आज एंजाइम्स को समझ लिया। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम रेप्लिकेशंस के मेथड पर जाएंगे, किस तरीके से आपका रेप्लिकेशंस होता है। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में बैक्टीरिया के केस में पढ़ेंगे, फिर हम यूकैरियोटिक के केस में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम आपको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी जो होगी वो हमारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोर और लेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैंने यहाँ पे कवर किया है, जहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। ठीक है? तो इसको डेली रिकॉल करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कहीं पर कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।